इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के चिलकहर में ग्राम सभा में। और चिलकहर ग्राम सभा में ये एक ऐसे जगह पर मौजूद है जो बहुत ही देखा जाए सनातन में धार्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही पावन धरती पर हम लोग मौजूद है। इसके बारे में हम लोग यहाँ के जो कहा जाए कि कलचुरी समाज के जो मुखिया हैं सुभाष चंद्र जी, उनके साथ आज हम मौजूद हैं आज के दशहरा के पूर्व संध्या पर। आज हम बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इनके परिचय के बारे में बात करें तो ये एक अधिवक्ता भी हैं, लेखक भी हैं और क्षत्रिय समाज के जो अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज हैं उसके राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो दशहरा के पूर्व संध्या पर आज की जो हमारी कुल देवी हैं, जो कि जनपद बलिया के ग्राम सभा खड़ीचा में उनका स्थान है। हर साल दशहरे पे वहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम होता है। तो उस कार्यक्रम को लेके बात होगी, हमारे क्षत्रिय समाज के हित के बारे में बहुत सारी बात होगी। तो हमारे चैनल आज दशहरा की पूर्व संध्या पर हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुभाष जी, हम जानना चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज को लेके आप चल रहे हैं और सबसे बड़ा है कि आप कलचुरी समाज, जो कलचुरी क्षत्रिय राजवंश है, उस पर आपने एक किताब भी लिखी है। तो ये कितने बलिया जनपद में कितने गांव में फैला हुआ है और दशहरे पे आप अपने कुलदेवी पे कैसा कार्यक्रम करते हैं? कल विजयदशमी है, दशहरा है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व हम लोगों के लिए है। मैं अपने पूरे दर्शकों को जो सुन रहे हैं सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। विजयदशमी के दिन खड़ीचा की जो देवी हैं वो राजा सूरभ के समय, सूरभ जब थे उस समय की मूर्ति वो बनी हुई है और उसी से उनका राजपाट वापस मिल गया था, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन हम लोग कलचुरी वंश के लगभग यहाँ 51 गांव हैं बलिया में और हर गांव से 2, 4, 10 आदमी, नज़दीक के लोग ज़्यादा रहते हैं, दूर वाले कम आ पाते हैं। इसके अलावे भी और जगहों पे लोग जाकर बस गए हैं, वो लोग भी आते हैं। तो लगभग 60 गांव हैं यहाँ पे कलचुरी वंश के, सिर्फ बलिया में। वो सब लोग वहाँ देवी के स्थान पर विजयदशमी के दिन जो 9 दिन पूजा होती है, उसके बाद वहाँ हवन, सामूहिक हवन का कार्यक्रम किया जाता है जिसमें सब लोग साथ रहते हैं, बैठते हैं। अस्त्र शस्त्र की पूजा नहीं होती हम लोग के यहाँ, हम लोग सिर्फ हवन वगैरह करते हैं। उसके बाद एक बिरादरी की हम लोगों की कलचुरी वंश की बैठक होती है जिसमें पिछले वर्ष क्या निर्णय लिए गए थे, उस पर क्या कार्य हुआ और आगे आगामी वर्ष में क्या हम लोग सोच रहे हैं करने का, उसके बारे में चर्चा की जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो क्षत्रिय वंश हम लोग के ज़िले में और बहुत सारे लोग हैं, सिंगर हैं और भी बहुत लोग हैं, लेकिन हम लोगों का एक जो 51 गांव जो फिक्स हैं एक तरह से, उसके अलावा भी और गांव हैं जैसा मैंने बताया। तो एक हम लोग ट्रस्ट भी है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कहाँ पे किसकी सुविधा किस तरह दी जाए क्षत्रियों के विकास में। देखिए, अभी जो स्थिति है बेरोजगारी की, बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, हर आदमी हमसे पूछता है कि आखिर ये क्या होगा भविष्य में। तो इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं बोल पाता हूँ। देखिए, देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में, और उसी समय संविधान की एक कमेटी बनी जिसके कि अध्यक्ष हुए अंबेडकर साहब। 1947 से 1950 तक यह समिति विवेचना करती रही, डिस्कस करती रही, कोई निर्णय नहीं किया। लास्ट में 1950 में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, और संविधान में जो धाराएं लगी उसमें पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष ध्यान रखा गया, जिसके चलते
10 साल के लिए लागू किया गया था संविधान में, और जितनी सरकारें आती गईं, किसी में ये हिम्मत नहीं रही कि 10 वर्ष के बाद समाप्त किया जाए। देखिए, जहाँ संविधान एक समानता का अधिकार देता है सबको, वहाँ पे ठीक है, उस समय तो हम मान सकते हैं कि बहुत पिछड़े लोग थे, कुछ विकास नहीं हो सका था, अंग्रेजों का समय था, लेकिन जो क्षत्रियों की जो समाज की सेवा का जो था, जिस तरह का बलिदान लोगों ने दिया था, राज्य रजवाड़े रियासतें सब चली गई, जमींदार सब जमीनें चली गई, खत्म हो गया सब कुछ। उसके बाद ये आरक्षण का जो एक बहुत बड़ा कांटा जो लगा, वो आज तक इतने साल आज़ादी के बाद भी इस पे कोई निर्णय कोई सरकार नहीं ले पा रही है। पीछे देखिए 1979 में मंडल आयोग की स्थापना की गई और 1980 में मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए, सरकार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इसको लागू कर दिया। ये एक अभिशाप रहा, सच पूछे तो संविधान का। इसको ये कहा जाएगा कि ये बराबरी का हक नहीं है कहीं भी, इसको देखा जाए तो। जैसे 103वें संविधान में 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो अपर कास्ट के लोग थे उनके लिए 10% का एक आरक्षण दिया। उसको भी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। उसमें जो बेंच था, बेंच में जस्टिस एम बेला थी, त्रिवेदी थी, उन्होंने बड़ा सटीक एक दिया था कि ये कब तक चलता रहेगा, इसको ख़त्म होना चाहिए। उसी में दूसरे बेंच के मेंबर थे जस्टिस पर्दीवाला, उन्होंने कहा था कि अगर ये कंटिन्यू किया जाता है, अगर ये लगातार आगे किया जाएगा, इसका मतलब लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ है। मैं इसको एकदम मानता हूँ, जो राजनीतिक पार्टियां हैं सबका ये व्यक्तिगत मामला है। पावर में रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए कोई आरक्षण के बारे में बात करना नहीं चाहता। आरक्षण की बात होती है, सब लोग लगता है कि क्या हो गया, भूचाल आ गया। देखिए, आरक्षण से कितना नुकसान देश को हो रहा है। जो जाति प्रथा जो खत्म हो रही थी, वो जाति प्रथा बढ़ती जा रही है और हर पार्टी, जो भी राजनीतिक दल हैं, इसको चाहते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए और कैसे इसको लेके और सत्ता में रहा जाए। कुछ प्रदेश के जो पार्टियां हैं वो तो जातिगत व्यवस्था पे ही चल रही है, उनका बस उसी पे है ही है। अगर वो पावर में अगर उनको रहना है तो बस उसी जाति का समर्थन करेंगे, उसका चाहेंगे कि किस तरह वोट लिया जाए। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस पे निर्णय एक ले। सुप्रीम कोर्ट के लर्नेड जजेस ने जब इस तरह का कमेंट किया था, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और सरकार में देखिए, हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी, कोई भी गवर्नमेंट हो। पावर में ठीक है रहिए आप, लेकिन आप समानता अगर आप चाहते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप चाहते हैं कि इट शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। अभी देखिए, इसकी समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई एक परिवार में एक व्यक्ति के लिए अलग नियम होगा, दूसरे के लिए अलग नियम होगा। ऐसा तो परिवार चल नहीं सकता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यही हुआ कि समान अगर परिवार है तो उसको बराबर रखना है। तो अगर यूसी आप इसको लागू करेंगे तो इसको आरक्षण खत्म कीजिए, तब आपका समानता रहेगा ना दोनों का। तो ये तो कोई भी पार्टी जो भी रहे, उसको इस बारे में सोचना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में जिस तरह का अभी जो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें रिजर्वेशन क्या करेगा, आरक्षण क्या करेगा? नौकरी आपके पास नहीं है तो आरक्षण क्या देंगे आप? इसमें आरक्षण खत्म करके जो योग्य लड़के हैं, किसी वर्ग के हों, किसी धर्म के, किसी जाति के हों, उनको प्राथमिकता दीजिए, उसको खत्म कीजिए आरक्षण। और यूसीसी भी लागू अगर करेंगे
तो उस समय आपको आरक्षण को खत्म करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत से चलता है, उसको आप खत्म करना चाहते हैं बराबरी के लिए, सबको, सब लोग बराबर रहें, तो इसको भी खत्म कीजिए, सब लोग बराबर रहें, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार जो भी है, सरकारों में दम नहीं है लोगों में निर्णय लेने का, और ये मत समझिए कि इनकी संख्या ज़्यादा है, इनकी कम है, समान तो सब है भाई। परिवार में जब है, परिवार आप मानते हैं, प्रधानमंत्री जी भी मान रहे हैं कि भाई एक परिवार में एक मेंबर और 2 मेंबर का अलग अलग नियम नहीं हो सकता है, तो ये परिवार ही तो है, हम लोग सबको बराबर रखिए। तो मेरे विचार से यूसीसी लागू अगर होता है तो आरक्षण भी खत्म कर देना चाहिए। एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने जिस प्रकार से कहा, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब चुनाव आता है तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, और खासतौर से देखा जाए तो अगर जातीय व्यवस्था को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो छल हुआ है वो खास तौर से क्षत्रिय समुदाय का हुआ है। इन चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने किया है। क्या होगा जब अगर ऐसा ही रवैया चलता रहा, तो क्षत्रिय समाज अपने हित के लिए कौन सा कदम उठाने के लिए है? क्योंकि आप क्षत्रिय समाज को एक मतलब रिप्रेजेंट भी करते हैं, एक अगुवा है आप क्षत्रिय समाज के, और अपने कल्चुरी समाज के तो आप पूरे इस 51 गांव के मुखिया भी हैं, और कहीं ना कहीं आप अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। इन सारी चीज़ों के लिए मैं एक ही आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या होगा भविष्य में, क्योंकि अभी तक क्षत्रिय समाज के हित के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे नहीं आई और ना कोई सरकार इस पे फैसला कर रही है। क्या रहेगा, आप लोग का क्या विचार है इस पे? देखिए, विडंबना यह है कि कोई भी राजनीतिक दल है, उसमें अगर क्षत्रिय कोई अगर नेता आगे बढ़ के आता है और अगर वो चुनाव में कहीं सफल हो गया, उसके बाद वो क्षत्रिय के बारे में कभी बात नहीं करेगा। He will never discuss about क्षत्रिय राजपूत। वो जानता है कि जहाँ किया तो उसके पार्टी वाले उसको निकाल देंगे। तो ये कमी लोगों में है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अभी जो इलेक्शन अभी हुआ, हरियाणा में हुआ और जगह में हुआ, अब देखिए कि कितने कम लोगों को टिकट दिया गया है। और जो लोग हैं भी, जो सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी क्षत्रिय लोग हैं, कुछ लोग जो शीर्ष पे हैं, मंत्री भी हैं, उनके मुंह से कभी आप क्षत्रियों के बारे में नहीं बात सुनेंगे। दूसरे पार्टी के लोग जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं, उनको आप देखेंगे कि हमेशा वो यही बात करेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए क्षत्रियों में सबसे बड़ी चीज़ है प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये जो नेता जो भी हैं, किसी भी दल के हों, क्षत्रिय नेता हैं, तो उनको शर्म क्या चीज़ की है भाई कहने में कि हम क्षत्रिय नेता हैं? उसमें क्या शर्म है? उनको कहना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए। अभी जैसे यूसीसी लागू होगा, लागू करने की बात हो रही है, इस पे गवर्नमेंट कर ही देगी, मैं जो समझ रहा हूँ। उसमें इनको कैबिनेट में लोग मंत्री हैं, उनको वहाँ पे रखना चाहिए प्रधानमंत्री के सामने कि साहब अगर आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, तो इसका आरक्षण खत्म कीजिए। तो वहाँ पे जब समानता की बात जब होगी, उसमें सब लोग बराबर आ जाएंगे। और जहाँ तक आप ये बोल रहे हैं कि आगे क्या कार्यक्रम हो रहा है, अब हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ हो पाएगा, क्योंकि कोई भी राजनीति क्षत्रियों को समानता में आगे बढ़ना नहीं देखना चाहती है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। हमारे जो क्षत्रिय नेता हैं, मैं तो कहना नहीं चाह रहा हूँ कि जो संगठन हम लोगों के हैं, उसमें भी जो लोग हैं, वो लोग भी किसी दल से कहीं ना कहीं अपने आप को चाहते हैं कि संपर्क में रहें। वो नहीं चाहिए, उनको दल से दूर रहना चाहिए। आप संगठन की बात कीजिए, आप संगठन के विकास की बात कीजिए, लोगों का किस तरह विकास हो सकता है, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं लोग, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। कुछ दल हैं, कुछ लोग बहुत डिवोटेड टाइप के हम लोगों में हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हमको टिकट मिल जाए और हम इसमें आगे आ जाएं। ये थोड़ा सा सोचना पड़े। आप टिकट लीजिए, आप विधायक बनिए, सांसद बनिए, मंत्री बनिए, ठीक है, वो हम लोग चाहते हैं कि बनिए, लेकिन आप समाज के बारे में भी तो सोचिए। आप समाज के बारे में नहीं सोचते हैं तो ये समाज आपको देखता है और आप इसके बारे में सोचते ही नहीं है,
तो फिर तो आप कुछ नहीं है, आप कोई संगठन चलाने लायक नहीं है, आपको हट जाना चाहिए, संगठन छोड़ देना चाहिए। तो मैं इसमें कहूँगा कि लोगों को आगे आना चाहिए, और जो राजनेता लोग हैं किसी भी दल के हों, उनको थोड़ा सा संगठन के प्रति एक संवेदना दिखानी होगी, तब जाके कुछ हो सकता है। दशहरा के पूर्व संध्या पर आपसे बात हो रही है। कल विजयदशमी है, असत्य पे सत्य का विजय का त्यौहार है। इस मौके पे आप अपने क्षत्रिय भाई को और खासतौर से कलचुरी क्षत्रिय राजवंश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि जो हम लोगों का एक ट्रस्ट भी है, उसमें जो 5 बिंदु हम लोगों ने दिया हुआ है, जिसमें हर गांव में कुछ गरीब परिवार हैं, 2-4 गरीब परिवार हैं, उनको सब मिलके उनको उनकी सहायता करनी चाहिए। दूसरा है, कुछ असहाय लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कोई देखने वाला अगर नहीं है उसको देखना चाहिए। कुछ अनाथ बच्चे हैं हम लोगों में, उनको गांव के लोगों को देखना चाहिए। कुछ जो मेधावी छात्र हैं उनको बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए उसको आगे बढ़ना चाहिए। कुछ गरीब परिवार हैं जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी ब्याह में उनको मदद करनी चाहिए। हम सब अगर करेंगे तो कोई चीज़ असंभव नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और ये देखिए, जाति का जो लोग लेके चलते हैं वो लेके तगमा अपना घूमते रहें, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग क्षत्रिय समाज है अपने आप में लगा रहे, कौन क्या कहता है उसको छोड़िए, क्या कहता है उसको बारे में सोचना ही नहीं है। कर्म कीजिए, करते जाइए। लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है जो शिक्षा है, शिक्षा बहुत बड़ी है, और शिक्षा जब अच्छी मिलेगी, नौकरियां अपने आप मिल जाएंगी। आरक्षण रहे ना रहे वो बात की बात है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक दूसरे की मदद आप करें। मैं यही चाहूँगा, भाईचारा बनाए रखें। हर जगह थोड़ा मनमुटाव लोगों में है, उसको दूर कीजिए, बैठ के बात कीजिए, ख़त्म कीजिए ये सब। क्योंकि आपको कोई देखने वाला, कोई मदद करने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये मान के चलिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि समाज के लोग आपस में बैठ के छोटे छोटे गुट में भी गांव में इस तरह का निर्णय लें जिससे कि सबका विकास हो सके, मैं यही चाहूँगा। एक आखिरी प्रश्न मेरा, चूंकि आप अधिवक्ता भी रहे हैं और कई संगठनों का, क्षत्रिय संगठनों का संरक्षक भी रहे हैं, वर्तमान में अखिल क्षत्रिय भारत महासभा के आप राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, और सबसे बड़ा एक जो अपना एक रूप और भी समाज और हमारे दर्शक जानते हैं, आप लेखक भी हैं। कौन सी अब नई किताब आपकी आने वाली है इस दशहरे के मौके पे, या दशहरे के बाद कोई एक नई लेखनी आपकी जो मतलब हमारे दर्शकों को मिले? क्योंकि आपने इससे पहले जो जो कलचुरी क्षत्रिय राजवंश की किताब लिखी थी, काफ़ी अच्छा रहा, लोगों का उसमें मिला, और कई तरह की कहानियों की किताब है, अठरंग है, कई तो मैंने भी पढ़ा। तो अब कौन सी नई किताब आने वाली है आपकी? देखिए, कलचुरी क्षत्रिय राजवंश की जो किताब है, जो पुस्तक है, वो तो बहुत बिकी है, बहुत लोग लिए हैं, और हम लोगों ने वंश में हर जगह मुफ्त उसका वितरण किया है। पूरा इतिहास ही है ये। एक किताब तो है ही है, एक पुस्तक है। इसके अलावा मैंने 2 उपन्यास लिखे हैं। एक बहुरिया जी करके है, बहुरिया जी, और एक नौजादिक लाल। ये 2 उपन्यास बहुत अच्छे, अब मैंने लिखा तो मैं तो अच्छा ही कहूँगा। कहानियों का 2 संग्रह है छोटी छोटी का। एक सतरंग है जिसमें छोटी 7 कहानियाँ हैं, एक अठरंग है जिसमें 8 कहानियाँ हैं। तो ये सब तो छप गई हैं, 5 किताबें, 5 पुस्तकें। अब सतरंग अठरंग छप गई है, 9 रंग छपने वाली है, उसके बाद 10 रंग और बेरंग ये छपेंगी। अभी मैं एक इंग्लिश नावल है अंग्रेजी में, द हेरिटेज अ माइथ, उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि आने वाले 2-4 महीने के अंदर वो भी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा एक भोजपुरी में भी मैंने लिखना प्रारंभ किया है, हनु बोलते हैं हम लोग, हनु, तो हनु भी है। इस तरह कई कई किताबें हैं। मेरा ख्याल है कि 3 पुस्तकें अभी प्रकाशन में आ जाएंगी जल्दी। थोड़ा समय कम मिल पाता है, मैं कभी दिल्ली, कभी गांव, कभी कहीं इधर उधर रहता हूँ, तो अब लगे हैं, मेरा ख्याल है कि हो ही जाएगा। एक राजनीति पे भी मैंने, कांग्रेस पे भी मैंने लिखा था, क्योंकि बहुत बुरी हालत थी कांग्रेस की,
फिर मैंने सोचा कि इसे बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगा, वो मैंने लिख दिया है, लेकिन उसको फिर मैंने कहा कि छपने में बड़ी बुरी हालत हो जाएगी लोगों की। शुरू से मैंने सिंस इंसेप्शन जब कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी, ह्यूम्स ने किया था, उस समय से लेकर अब तक राहुल गांधी जी का जो इस तरह चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो सबका हमने लिया था। तो वो भी है, लेकिन उस पर भी विचार सोचते हैं कि किया जाए ना किया जाए। बाकी ये किताबें तो, ये जो पुस्तकें हैं, बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ श्री सुभाष सिंह जी, जो कि अधिवक्ता भी रहे, लेखक हैं और संरक्षक और मुखिया हैं कलचुरी क्षत्रिय राजवंश के, और राष्ट्रीय संरक्षक हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के। इनसे आगे भी बात होगी। और आज जिन्होंने जिस तरीके से आरक्षण को लेके और क्षत्रिय समाज का उसमें कितना अहित हो रहा है आरक्षण को लेके, उस पर इन्होंने चर्चा की। और जैसे इन्होंने बताया कि जो केंद्र सरकार है, जो भारत सरकार वर्तमान है, वो समान नागरिकता का संहिता का जो लेके आ रही है, अगर वो लेके आती है तो उसमें आरक्षण खत्म करे, तब जाके उस बिल का कोई मतलब होगा, उस कानून का कोई मतलब होगा। अगर आरक्षण खत्म नहीं होता तो उस बिल का कोई मतलब नहीं रहेगा, समानता रहेगा ही नहीं, समानता नहीं रहेगा। तो काफी ऐसी बातें इन्होंने कहा है जो कि क्षत्रिय समाज के हित के लिए है, और इनकी सोच के साथ इनके समाज के लोगों को इनके साथ आना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके यह चीजें हम लोग समाज में प्रदर्शित कर पाएंगे। आगे भी इनसे चर्चा होगी। और फिर से मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि कल हम लोग अपनी कुलदेवी जो है हमारी जनपद बलिया की खड़ीचा ग्राम सभा में कलचुरी समाज की जो कुलदेवी हैं, वहाँ पे दशहरे के मौके पे वहाँ पे हम लोग सामूहिक हवन का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो उसका भी हम लोग लाइव टेलीकास्ट हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा, और इससे आगे भी बातचीत होती रहेंगी। जिस प्रकार इन्होंने कहा, आगे भी किस प्रकार से क्षत्रिय समाज का किस कार्य में हित छिपा है, और हमें संगठित होकर अपने समाज के लिए, हित के लिए कार्य करते रहना है, क्योंकि हमारे समाज का हित हमारे ही एकता में है। अगर हम लोग अब समय आ गया कि हम लोग एक होकर अपने समाज के हित के बारे में सोचें। तो आगे भी इनसे चर्चा होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से मैं बता दूं, इनके साथ और इनके द्वारा पूरे समाज को दशहरे की इस पूरी संध्या पर दशहरे की शुभकामनाएं, और कल भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा। नमस्कार।